हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पहले तो उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, जो अपने एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप्स। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब आपको क्या करना चाहिए सर? अब आपको पहले तो एनिमल मूवी का वो गाना है जमाल कुड़ी, उसमें डांस करना चाहिए। एक लो मस्त, एकदम मस्त डांस करो, रील्स बनाओ, अपलोड करो। उसके अलावा आपको पहले तो स्टार्ट करना चाहिए आर्टिकलशिप के बारे में ढूंढना। तो वेदर यू हैव क्लियर्ड वन ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, क्योंकि आपका आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल का रहेगा। तो बेटर यू स्टार्ट नाउ ओनली, यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। अगर सिंगल ग्रुप हुआ है तो कोई बात नहीं, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो। उसके बाद में आप यू कैन कंटिन्यू राइटिंग दिस अनदर ग्रुप, जो भी ग्रुप आपका पेंडिंग है। एंड एक चीज़ जो आर्टिकलशिप के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि आर्टिकलशिप आप अपने होम टाउन में मत करना। नॉर्मली से फॉर एग्जांपल इफ़ अगर आप बैंगलोर से ही हो तो नो अदर गो, इट इज़ ए वेरी गुड प्लेस। बट से आप राजस्थान से हो तो बेटर यू गो टू मुंबई, या आप बैंगलोर चले जाओ, या दिल्ली चले जाओ, या चेन्नई चले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा एटमॉस्फेयर सूट होता है। बैंगलोर का वेदर तो बेस्ट है, एक बार आदमी अगर बैंगलोर आ जाता है तो वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेता है। उसके अलावा मुंबई इज़ बेस्ट फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज मोस्टली उनके लिए हिंदी स्पीकिंग ये साउथ इंडियन लैंग्वेज को लर्न करने का एक टेंशन नहीं रहता है। सो एक नॉर्मल एक सजेशन है कि प्लीज़ डू योर आर्टिकलशिप एट ए प्लेस विच इज़ नॉट योर होम टाउन। होम टाउन के अलावा कोई भी जगह पे करोगे, उससे क्या होगा कि आप है ना अपने लाइफ के बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीखोगे कि कैसे आपको मैनेज करना होता है। जैसे आपके पेरेंट्स पैसे देंगे थोड़े बहुत, आप थोड़े बहुत खुद आर्टिकलशिप से कमाओगे, कैसे उस फंड्स को मैनेज करना होता है, कैसे अपने लाइफ को अकेले अगर कोई प्रेशर आता है तो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। 3 साल का वर्क होगा, 3 साल में नए नए लोगों से मिलोगे, कैसे किसी को अप्रोच करना है, कैसे किसी से बात करना है, एक्सेट्रा, वो सब सीखोगे। तो नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आर्टिकलशिप आप ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स जब साथ होते हैं ना तो आपको सब कुछ, आपको स्पून फीडिंग वगैरह, मतलब आपको सब कुछ मिल जाता है कि भाई खाने के लिए आपको चीज़ें मिल रही है, रहने के लिए आपको अच्छा घर मिल रहा है, आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो सीखनी होती है ना लाइफ में, वो आप नहीं सीख पाओगे। बट एनीवेज, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही जाके करना है, आप अपने गांव में, आप अपने घर में भी कर सकते हो। बट नॉर्मल सजेशन ये है कि आप बाहर जाके करो, बिकॉज यू विल हैव लिटिल एक्स्ट्रा एडवांटेज, आप थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। ये है उन लोगों के लिए जिनका क्लियर हो गया है। जिनका क्लियर हो गया, ऑब्वियसली यू शुड एन्जॉय, आपको एन्जॉय करना चाहिए, आपको मज़े करने चाहिए 3-4 दिन। एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करो। ओरिएंटेशन प्रोग्राम है तो वो ओरिएंटेशन कोर्स करो, जो भी करना है आपको वो सब चीज़ें करो, बट बेटर अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप फर्स्ट। अब जिनका क्लियर नहीं हुआ, अरे क्लियर अगर नहीं होता है तो क्या हो गया बताओ? आपको फील बैड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं है कि से आप ही क्लियर, आपने ही क्लियर नहीं किया। आप अगर इंस्टीट्यूट का जो प्रेस रिलीज देखोगे तो दोस्त हु हैव रोट देयर एग्जामिनेशन 10% रिजल्ट है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है इट इज़ 10%। सो 10% रिजल्ट में इसका मतलब क्या है? अगर 100 लोगों ने लिखा है तो सिर्फ 10 लोग पास हुए हैं। ये तो मैंने आपको क्लास में बताई थी, ये तो क्लास में आपको बताई थी कि 15%, 20%, 10% रिजल्ट रहेगा। इसका मतलब क्या? 100 में से सिर्फ 10% पास हुए, तो यार बाकी 90% ऐसे लोग हैं ना जो पास नहीं हुए। तो इट इज़ नॉट दैट यू आर अलोन, आप अकेले फेल नहीं हुए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, जिनका रह गया, जो फेल हो गए। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है अपने लाइफ में जो आप है ना पहले अटेम्प्ट में नहीं ला सकते, या पहले अटेम्प्ट में उसको क्लियर नहीं कर सकते। आप मुझसे पूछे, मेरा खुद का एग्ज़ाम अगर आप पूछोगे तो आई कुड नॉट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट एंड ऑफ द डे आज मैं सीए हूँ। आज कोई मेरे को पूछता नहीं कि दिलीप आपका कितना अटेम्प्ट लगा, क्योंकि हाँ उनको दिख रहा है कि हाँ ये भाई सीए है। एंड आपकी एज ही क्या है यार? हार्डली यू आर जस्ट 18-19 की उम्र है, 19 या 20 की उम्र होगी आपकी। यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 23 तक भी आप सीए बनोगे तो कोई इशू नहीं है, 24 तक भी बनोगे तो कोई इशू नहीं है। तो आपको है ना इस चीज़ का प्रेशर लेके ऐसा नहीं करना है कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का हो गया, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गया, एक्सेट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बस मेहनत करनी है, आपको फिर से अच्छे से पढ़ना है। आपको ये बात तो पता चल गई कि आपके जो एफर्ट्स थे वो एफर्ट्स कम थे। आपके हिसाब से वो शायद ज़्यादा होंगे, बट
इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो एफर्ट्स कम है, तो आपके कितने एफर्ट्स कम है वो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है सर? आपके रिजल्ट से फॉर एग्जांपल आपका अगर दोनों ग्रुप मिला के 350 मार्क्स आए तो मतलब आपका 50 मार्क्स का एफर्ट्स कम है। तो आपको अभी 50 मार्क्स मतलब से अराउंड 25% से अराउंड 12.5% आपका एफर्ट्स कम है। तो अब आपको 12.5% एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको करना है 25% एक्स्ट्रा एफर्ट, 50% एक्स्ट्रा एफर्ट। बिकॉज जब आपका एग्जाम सेकेंड अटेम्प्ट हो जाता है, मतलब एक बार आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद अगर आप एग्जाम देते हो ना तो आपका पेपर थोड़ा स्ट्रिक्टली करेक्ट होता है। बिकॉज इंस्टीट्यूट के पास ऑलरेडी डाटा रहता है कि किसने कितनी बार अटेम्प्ट किया है, कि किसने कितनी बार एग्जाम दिया है। अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग होते हैं ना उनको उनके क्लियरिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत उनको कम मार्क्स मिल रहा है तो भी दे विल मेक श्योर दैट दे पुश दो स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। जिनका सेकेंड अटेम्प्ट हो जाता है, नॉर्मली मैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ, उन स्टूडेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि प्लीज स्टडी इवन मोर हार्डर, बिकॉज आपके एफर्ट्स कम है एंड आपको थोड़ा अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आपको है ना एक चीज का ध्यान रखना है कि सर मेरे को अच्छे से पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है। अब आप डिसाइड करो कि क्या आप दोनों ग्रुप दे सकते हो या आपको एक ही ग्रुप देना है, तो अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करो। एंड नए सिलेबस में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये भी पूछा कि सर मैं एक ग्रुप दूंगा तो आर्टिकलशिप में जा सकता हूँ क्या? दोनों ग्रुप देने के बाद ही आर्टिकलशिप में जाना है क्या? अगर मैं प्रीवियसली रजिस्टर्ड हूँ तो मेरे को वो अप्लीकेबल कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। जो न्यू सिलेबस है वो बोलता है कि यू विल हैव टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स अगर आपको आर्टिकलशिप जाना है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लीज़ एक बार रीचेक कर लो कि आप अगर ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड हो एंड आप अगर न्यू सिलेबस में एग्जाम लिख रहे हो तो आपके लिए आर्टिकलशिप कितने पीरियड की होगी एंड आपको कितना टाइम का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। आप एक बार इसको चेक कर लेना एंड आप वो भी देख लो कि क्या एक अटेम्प्ट के बाद ही मैं आर्टिकलशिप दे सकता हूँ। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि मेरे को दोनों ग्रुप देना है या एक ग्रुप देना है। मैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गिव बोथ द अटेम्प्ट्स। क्यों सर? उसमें आपका एडवांटेज रहता है, एक में कम है एक में ज़्यादा है तो देयर विल बी एन एडवांटेज कि आपको है ना सेट ऑफ होके आप पास हो जाओ। बिकॉज बहुत सारे रिजल्ट्स जो अभी भी आए हैं ना, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट्स फर्स्ट ग्रुप में 225 आया हुआ है, सेकंड ग्रुप में 180 आया हुआ है, पास हो गए। तो देयर आर चांसेस दैट आपका ऐसे सेट ऑफ होके आपका एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे अगर आप दोनों ग्रुप देते हो। तो देयर इज़ वन एडवांटेज जो आपका रहेगा। एंड जिन बच्चों का सिर्फ थोड़े मार्क्स से रह गया है, फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क, 5 मार्क, 2 मार्क, 10 मार्क एक्सेट्रा, एंड उनको लगता है कि यार नहीं यार ये पेपर ऐसा था जिसको मैंने बहुत अच्छे से किया है बट मेरे मार्क्स कम आए, तो आप डेफिनेटली रीवैल्यूएशन के लिए डालो। आपको डालना चाहिए। आपको रीवैल्यूएशन, दो चीज़ें होती है, एक होती है रीवेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन। एक रीवेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपके पेपर सिर्फ देख उसका 100 रुपीज़ चार्जेस है एंड रीवैल्यूएशन का आई थिंक 500 रुपीज़ चार्जेस लेता है इंस्टीट्यूट। रीवेरिफिकेशन में दे आर ओनली गोइंग टू डू रीटोटलिंग करेंगे, बस कि वो चेक करेंगे कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो हमने करेक्ट नहीं किया। वो सिर्फ वो देखेंगे, अगर वो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो करेक्ट नहीं किया तो दे विल करेक्ट एंड गिव द मार्क्स, नहीं तो उसमें सिर्फ रीटोटलिंग होती है कि भाई आपके कितने मार्क्स आए। पेपर में अगर से 39 मार्क्स आए हुए हैं एंड आपको 39 दिया है तो आपको कोई एक्स्ट्रा मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीटोटलिंग में अगर कोई मिस्टेक ही तो दे विल डू। रीवेरिफिकेशन का मतलब ये है। एक होता है रीवैल्यूएशन जिसमें आपका पेपर फिर से चेक होता है, आप अपने पेपर की हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हो। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि आपने क्या मिस्टेक की है। एंड मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं जिस पेपर में कम आए हैं उस पेपर का आप कॉपी मंगाओ, आप एक बार चेक करो कि आपने इस पेपर के अंदर क्या मिस्टेक किया है। बिकॉज आपको पता चलेगा ना कि भाई हाँ इस मिस्टेक के कारण मेरे मार्क्स कम आए। एंड आप अपने दोस्तों को भी बोलो जिसके अच्छे मार्क्स आए किसी पेपर के अंदर, तो उनको बोलो कि यार, उनको रिक्वेस्ट करो या अपने जेब से पैसा दो कि सर यार प्लीज़ ये एक पेपर तेरा मंगवा ले। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेगी, पेपर मंगवाने के लिए मार्क्स काटेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके दोस्तों को भी बोलो कि प्लीज़ पेपर मंगवा ले, एटलीस्ट मैं देखूंगा, मेरे को पता चलेगा कि कैसे प्रेजेंट करना है, कि कैसे लिखना है एक्सेट्रा। सो ये चीज़ और आप करना। एंड और एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो इसके बारे में है कि सर टैक्स के अंदर चेंजेस ज़्यादा हुए हैं क्या, टैक्स मेरे को फिर से क्लास लेनी पड़ेगी क्या? आप मुझसे अगर पूछोगे तो आंसर इज़ नो। देखो
100% यस, आपका फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाता है। फाइनेंस एक्ट जो 2022 आपको अप्लीकेबल था, अब 2023 विल बी अप्लीकेबल टू यू। उसके अलावा अब डीटी और आईडीटी अंडर न्यू सिलेबस, डीटी एंड आईडीटी बोथ 50-50 मार्क्स का हो गया, 50-50 मार्क्स का वेटेज है। तो सर अगर 50-50 मार्क्स का वेटेज है तो क्या हो गया होगा, पहले इनकम टैक्स 60 मार्क्स का वेटेज था एंड जीएसटी 40 मार्क्स का वेटेज था, अब दोनों 50-50 हो गया। तो वो क्या हुआ होगा, इसमें इनकम टैक्स के अंदर थोड़े बहुत टॉपिक्स को उन्होंने कम कर दिया है, जीएसटी के अंदर 3 टॉपिक्स को ऐड कर दिया है। जीएसटी के अंदर जो टॉपिक्स को उन्होंने ऐड किया है बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, फाइनल की टॉपिक थी जो अभी उन्होंने इंटरमीडिएट में ले आया है एंड दे हैव एडेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन इंटरमीडिएट। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है एंड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस उन टॉपिक से, वैसी टॉपिक से, मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी टॉपिक है जो उन्होंने ऐड किया। वेरी इजी है। मैं अपने मतलब यूट्यूब पेज पे आप जो भी चेंजेस हुए उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना लूंगा, और जो 3 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं अपने जीएसटी के अंदर उनका फुल फ्लेज वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा विद क्वेश्चंस एक्सेट्रा, एकदम डिटेल डिस्कशन मैं अपलोड कर दूंगा। इनकम टैक्स के अंदर क्या मेजर चेंज हुआ है सर, मेजर चेंज ये हुआ है कि आपका एक 115 बीएसी हुआ करता था, 115 बीएसी जो एक अल्टरनेटिव रिजिम, पहले हम उसको एज एन अल्टरनेटिव रिजिम या न्यू रिजिम बोलते थे, अब उसका नाम डिफॉल्ट रिजिम हो गया। अब उसका नाम क्या हो गया, डिफॉल्ट रिजिम हो गया एंड उसमें स्लैब रेट में थोड़ा चेंजेस हो गया एंड उसके अंदर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी मिलने वाला है एंड उसके अंदर आपका कोई मार्जिनल लीफ का कॉन्सेप्ट आया, तो वो एक मेजर चेंज है। उसके अलावा कोई मेजर चेंज नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। हाँ, प्रॉब्लम्स जो है अब इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर, मतलब प्लीज रेफर द न्यू इंस्टीट्यूट मटेरियल जो आप इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है फॉर द न्यू सिलेबस। आई मीन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा वो मटेरियल, तो प्लीज रेफर दैट मटेरियल। उसके अंदर क्या है कि क्वेश्चंस जो है अब दोनों रिजिम में सॉल्व किए गए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भाई आपके जो इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। एंड प्लीज नोट, इसके रिगार्डिंग मैं सेपरेटली एक वीडियो बना लूंगा, टॉपिक वाइज वीडियो बना लूंगा, अमेंडमेंट्स क्या क्या है एंड जो जीएसटी के अंदर एडिशनल टॉपिक्स ऐड की गई है उन तीनों टॉपिक्स के ऊपर मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हो। ये वो हार्डली इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स या 4 आवर्स का वीडियो रहेगा, बिकॉज एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके अलावा टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी लॉ एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक है। सो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो। तो प्लीज डोंट टेक टेंशन जिनका क्लियर नहीं हुआ एंड जिनका क्लियर हुआ है प्लीज गो एंजॉय। जिनका नहीं हुआ है यू इग्नोर दुनियादारी, दुनिया वाले क्या बोलते हैं। आपको पता है कि आपने मेहनत की है, आपको पता है कि आप कर सकते हो, जस्ट मेक ए टाइम टेबल एंड इस बार गलती मत करना, टाइम टेबल बनाओ। हर दिन मेरे को क्या पढ़ना है वो उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ, जो आप टाइम टेबल बनाते हो उसको फॉलो करो। मेक श्योर कि आपका बाई फेब एंड एक ग्रुप हो जाना चाहिए एंड मतलब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो बाई फेब एंड एक ग्रुप हो जाना चाहिए एंड बाई मार्च एंड आपका दोनों ग्रुप हो जाना चाहिए अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो, एंड अप्रैल मंथ आपका सिर्फ रिवीजन का ही होना चाहिए। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड प्लीज नोट, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ फिर भी वो लोग गलती करते, ऐसा 1-2 पेपर होना ही चाहिए, दोनों ग्रुप में एक एक पेपर ऐसा होना ही चाहिए जहां पे आपको 60+ मार्क्स आए। एंड प्लीज नोट, वो आपको पता होगा कि आप किस में स्ट्रांग हो, थियरी में स्ट्रांग हो या प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हो। अकॉर्डिंगली प्लीज 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 दोनों ग्रुप में एक एक ऐसा पेपर रखो जिसमें आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मार्क्स ला सको। मीनिंग एग्जाम्शन तो लाने ही, मतलब 60+ तो लाना ही लाना है, तो ऐसा आपको 2 पेपर आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।